नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज बात भारत और रूस की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल रूस के लिए रवाना हो गए हैं। अगले महीने रूस के शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा और उससे पहले उस बैठक के मुद्दे तय करने के मकसद से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही है, जिसमें भारतीय एनएसए भी शिरकत करेंगे। लेकिन वो जिस देश जा रहे हैं वहां पे जंग चल रही है। 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पे गए थे और इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, खास करके पश्चिमी मीडिया में और पश्चिमी देशों के द्वारा। और 2 हफ्ते पहले ही वो यूक्रेन से लौटे हैं। एक दूसरे पर जो रॉकेट चला रहे हैं और जो बम फेंक रहे हैं, ऐसे 2 दुश्मनों से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया था और कहा था कि भारत शांति के पक्ष में है। एनएसए अजीत डोभाल उसी संदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों शांति की पहल के लिए भारत का नाम ले चुके हैं। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने दौरे में मोदी के शांति दूत के तौर पर तो जा ही रहे हैं, और किन अहम पहलुओं पर वो चर्चा कर सकते हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का रूस का ये 3 दिवसीय दौरा काफ़ी अहम है। इस दौरे में वे सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। रूस के एनएसए सरगेई शोइगु के साथ द्विपक्षीय बैठक भी उनकी होगी, जिसमें भारत के शांति मिशन पर चर्चा होना लाजमी है। और इसके अलावा डोभाल जो हैं वो चीन के अपने काउंटर पार्ट वांग यी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बैठक होती है तो भारत और चीन के बीच जो एलएसी पर पिछले 4 साल से जारी जो स्टैंड ऑफ है उसको सुलझाने की दिशा में ये एक और कदम होगा। एनएसए के दौरे को अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर बैठक होने जा रही है, और उससे पहले ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक जो है वो शिखर वार्ता के मसौदे को अंतिम रूप देने में, उसको एक दिशा देने में एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाएगी। ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें पहले 5 ही देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, लेकिन अब इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई भी शामिल हो चुके हैं। इन सभी देशों के एनएसए के भी यहाँ मौजूद रहने की संभावना है। तो इस मल्टीलैटरल फोरम पर अधिक व्यापक चर्चा होगी। इसमें पश्चिमी एशिया में और रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है उस मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से इसका सीधा संबंध है, इन युद्धों का सीधा संबंध है। और सूत्रों के हवाले से ये बात भी कही गई है कि ब्रिक्स बैठक के साइडलाइंस में एनएसए अजीत डोभाल जो हैं यूक्रेन रूस के बीच शांति स्थापना के मुद्दे पर अपने रूसी काउंटर पार्ट सरगेई शोइगु से बात करेंगे। भारत के शांति मिशन के लिहाज से ये बात जो है और आगे बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। पीएम मोदी पहले रूस और फिर यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बातचीत कर यूक्रेन दौरे से जुड़ी जो जानकारी है, जो ब्यौरा है, वो दे चुके हैं। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए उनके कजान जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर वे गए तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी उस बात को और आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने बार बार कहा है कि ये युद्ध का काल नहीं है और युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता। तो भारत जो है वो चीन या किसी दूसरे देश की तरह पहले से कोई तय शांति फार्मूला लेकर नहीं घूम रहा, बल्कि युद्ध में शामिल हर पक्ष से बातचीत के जरिए किसी एक फार्मूले तक, किसी एक ऐसी स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो सबों को मान्य हो। अजीत डोभाल की जो रूस यात्रा है वो इस दिशा में बात को और आगे बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। उनके रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की संभावना जो है वो जताई गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि भारत रूस का भरोसेमंद साथी है, उनको यकीन है भारत पर। और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति भी भारत की पहल की सराहना कर चुके हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस बात को दोहराया भी है। हालांकि दोनों देशों की अपनी शर्तें हैं, इसको पाट कर ही कोई फार्मूला बन सकता है। इस लिहाज से एनएसए का ये दौरा काफ़ी अहम है। नज़र इस बात पर होगी कि शांति मिशन की दिशा में बात कितनी आगे बढ़ती है। तो जैसा उमाशंकर बता रहे थे, इस एक यात्रा के जरिए भारत कई चीज़ें करने की कोशिश में है। देखते हैं वो 3 बड़ी बातें क्या हैं। अजीत डोभाल अपनी रूस यात्रा में ब्रिक्स की एनएसए बैठक में हिस्सा लेंगे। अक्टूबर में कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले इस बैठक में अगले महीने की बैठक के मुद्दे तय किए जाएंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए भारत की शांति मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री की पहल को और मजबूत करने की दिशा में
डोभाल रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से तो मिलेंगे ही, राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा चीन के एनएसए के साथ एलएसी पर दोनों देशों के बीच चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए भी बातचीत की जा सकती है। हालांकि इस बैठक की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आसार हैं कि दोनों देशों के एनएसए हालात को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि एनएसए अजीत डोभाल की रूस यात्रा के दौरान जिनके ऊपर नज़र होगी, और ये तमाम मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा करने के लिए, उन्हें समझने के लिए गहराई से हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ पत्रकार आरती सोनी, और साथ ही जुड़ गए हैं इंडिया फाउंडेशन के निदेशक कैप्टन आलोक बंसल। कैप्टन आलोक बंसल, एनएसए अजीत डोभाल का जो रूस दौरा है वो ब्रिक्स की होने वाली बैठक जो अक्टूबर में होनी है, एनएसए की बैठक, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका एजेंडा भी तय होगा। उसके अलावा जो दूसरी बात जिस पर सबकी नज़र है वो ये कि प्रधानमंत्री अभी रूस गए कुछ दिनों पहले, फिर वो यूक्रेन भी गए, और दोनों जगह उन्होंने साफ ये बात कही है कि भारत जो है वो युद्ध के खिलाफ है, शांति के पक्ष में है। ऐसे में क्या इस शांति मिशन को आगे बढ़ाने के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है, इस दौरे को? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की विदेश नीति के इतिहास में पिछले 5 दशकों में इस तरीके से इतना बड़ा कोई कदम नहीं उठाया गया। एक बड़ी लड़ाई जो यूरोप के राष्ट्रों के बीच में जा रही है, उसके बीच भारत मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। और इसे हमें समझना चाहिए कि इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों ही युद्ध से त्रस्त हैं, लेकिन दोनों को एक फेस सेविंग मैकेनिज्म चाहिए जिसके अंतर्गत वो अपनी देश की जनता को ये दिखा सकें कि उन्होंने हार नहीं मानी। और चूंकि ऐसे वक्त पर भारत एक विश्वसनीय मध्यस्थ राष्ट्र के रूप में उभरा है, जिसे निष्पक्ष माना जा रहा है, भारत इसमें एक बहुत बड़ी पहल कर सकता है। और मेरे ख्याल से एनएसए साहब जो हैं उनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि रूस की क्या अपेक्षाएं हैं इस युद्ध विराम से, वो कैसे चाहेंगे। क्योंकि पहली कोशिश हमारी होगी कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो जाए, उसके आगे अगले कदम उठाए जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती सोनी जुड़ी हैं। आरती जी, वहाँ पर रूस की मीडिया में वहाँ पे क्या चर्चा है इसे लेकर? एनएसएस की बैठक होने वाली है ब्रिक्स के एनएसएस के अगले महीने अक्टूबर में। उसके पहले तो ये एक तरह से एक प्रेपरेटरी भी है जिसका एजेंडा तय होगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिस पर दुनिया भर की नज़र है, और रूस और यूक्रेन दोनों जगह प्रधानमंत्री गए और दोनों ही देशों ने एक तरह से भरोसा भी जताया है भारत की ऊपर शांति की बातचीत करने के लिए। भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा वहाँ हुआ था, इस वक्त एनएसए का दौरा हो रहा है और इसी दिशा में बात कुछ आगे भी बढ़ सकती है। वहाँ इसे लेकर किस तरह की चर्चा है? रूस में इस बात को माना जाता है कि भारत की मध्यस्थता से ये कार्य और आगे बढ़ सकता है, शिखर वार्ता दोनों देशों के बीच में, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारत की जो विदेश नीति थी निष्पक्ष रही है, पर पहली बार इतना बड़ा कदम भारत के द्वारा उठाया गया है। तो इसके रूस के जो पत्रकार हैं, इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियां हैं, वो स्वागत करती हैं कि भारत इस प्रकार से आगे इस तरह से कुछ कार्य कर सकता है इस दिशा में, क्योंकि युद्ध विराम हुआ था उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर थे, उस टाइम पे युद्ध विराम हुआ था। तो इस दृष्टि से ये देखा जाता है कि दोनों देश ही, रूस और यूक्रेन, दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री से ये आशा करते हैं, या कहा जा सकता है कि भारत से ये आशा करते हैं कि वो मध्यस्थता करेगा और कुछ ना कुछ शांति वार्ता के कुछ हल निकलेंगे। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वे इस युद्ध का हल चाहते हैं, वे खुद भी नहीं चाहते हैं युद्ध, पर ये युद्ध आप आज देखें तो ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच नहीं है, ये युद्ध नाटो, अमेरिका और रूस के बीच में है। रूस का साथ देने के लिए भारत है, ये मेरी अपनी खुद की बात नहीं है, ये पत्रकारों के द्वारा या राजनीतिक हस्तियों द्वारा कही गई बात है कि भारत ने यहाँ पे निष्पक्ष और सही कदम उठाते हुए यूक्रेन के भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा रही वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और शायद कुछ कदम और आगे भी उठाए जाएंगे अक्टूबर माह में। तो आपने जो अभी बात कही है कि ये जो युद्ध है वो रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, और ये बात सब अब जानते हैं और ये सब समझते हैं जो भी विदेश नीति पर या जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे नज़र रखते हैं कि
यहाँ पर अमेरिका है, नेटो है और रूस है, तो ये यूक्रेन के जरिए युद्ध लड़ा जा रहा है। आलोक बंसल जी, ऐसे में भारत की मध्यस्थता वहाँ पर कितनी कारगर हो सकती है, ये तो इस पर भी निर्भर करेगा कि नेटो या अमेरिका वहाँ क्या चाहता है। देखिए, जिन राष्ट्रों की राष्ट्रपति पुतिन या रूस ने बात की जो मध्यस्थता कर सकते हैं, भारत, चीन और ब्राजील, उसमें मेरे ख्याल से भारत ही वो राष्ट्र है जिसकी बात काफी हद तक पश्चिमी देश मान सकते हैं। और उनको ये लगता है कि अगर कोई राष्ट्र है जो वाकई में मध्यस्थता करने में सक्षम है तो वो भारत है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चीन जो कहेगा उसे पश्चिमी राष्ट्र मानने वाले नहीं। ब्राजील इस वक्त अपनी समस्याओं से ग्रस्त है। तो ऐसा लगता है कि अगर भारत कोई एक वायबल सॉल्यूशन निकालेगा तो भले ही अमेरिका को उसमें कुछ रिजर्वेशंस हो, मुझे लगता है यूरोप के राष्ट्रों से अवश्य मानेंगे, क्योंकि उनके लिए भी इस युद्ध का चलना बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। उनकी भी अर्थव्यवस्था, उनकी भी सामाजिक स्थिति के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। अब आरती जी, इस समय लेकिन वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि जब दोनों देश एक दूसरे पर रॉकेट और बम बरसा रहे हैं और वहाँ पे जो युद्ध है वो भी तेज़ हुआ है कई हिस्सों में। रूस के यूक्रेन दाखिल हुआ, उसका कब्ज़ा रहा और रूस ने भी वहाँ पर अपने मिसाइल्स से हमले किए हैं। तो इस बीच में प्रधानमंत्री वहाँ पर गए यूक्रेन में, उसके पहले वो रूस में गए थे, लेकिन अभी भी जो युद्ध की स्थिति है दोनों देशों के बीच में, इस तरह की कोई स्थिति बनती दिखती है क्या जमीन पर, जहां पर दोनों देश बातचीत के लिए रजामंद हों? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं अशोक बंसल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि भारत ही इस समय एक ऐसा देश है। इससे पहले जब मैं यहाँ पे कितने सालों से यहाँ रह रही हूँ तो ये देखा जाता था, हमेशा बोला जाता था कि भारत के बारे में गरीब देश है और हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बात ही नहीं की जा सकती थी। पर आज यदि आप रूस के समाचार पत्रों में देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा जाता है और जब मेरे से बात होती है तो यही भारत अभी तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है। तो ये बात है। पर रूस में तो भारत का गुडविल काफी था पहले भी, और रूस जो है वो भारत के लिए डिफेंस पार्टनर और सांस्कृतिक तौर पे भी बहुत अच्छी दोस्ती रही है। इस समय रूस और यूक्रेन की स्थिति क्या है युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में? क्या दोनों देश ऐसे हालात में हैं अभी कि वो बातचीत के लिए सामने आए? जमीन पर युद्ध और तेज हुआ है वहां पे? युद्ध तो चल रहा है, पर ये है कि नरेंद्र मोदी जी की बात अभी मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों देशों की यात्रा की है तो इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और कजान में जो शिखर सम्मेलन होगा दोनों देशों का, ब्रिक्स का, तो उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ निर्णय लिए जाएंगे। जी, भारत की ओर से जो पहले पेश की जाएंगी उस पर रूस के द्वारा ध्यान दिया जाएगा जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब दो देश लड़ रहे हों, और रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री ने जब यूक्रेन की यात्रा की थी तो उस समय युद्ध विराम रहा। तो आज भारत का विश्व में वो पहले जैसा स्तर नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सही निर्णय सही समय पर उठाए गए हैं। इसीलिए भारत के नेता की बात इस समय दोनों देश सुनेंगे। तो ये उम्मीद है कि भारत के नेता, भारत के प्रधानमंत्री की बात पर दोनों देश के नेता जो हैं वो ध्यान दें। और इसी सिलसिले में जब अभी NSA अजीत डोभाल वहाँ पर हैं तो कैप्टन आलोक बंसल, उनका जो ये शांति मिशन है उसे आप वहाँ उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ग्राउंड वर्क फिर वहाँ पर हो रहा है, और दूसरे की जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन होना है NSA इसका कजान में, उसका भी क्या एजेंडा होगा और इस सिलसिले में कैसे देखें इस विजिट को? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो शांति वार्ता है ये बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ये एक विजिट से नहीं होगा। अभी हम रूस की कंडीशन समझेंगे, फिर यूक्रेन की समझेंगे, फिर दोनों को थोड़ा पास लाने की चेष्टा होगी। पहली कोशिश होगी कि युद्ध विराम हो, फिर जो उनकी मांगे हैं वो धीरे धीरे पूरी हो। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रिक्स समिट में NSAs मिलेंगे तो उसमें चीन के NSA भी होंगे। चीन के साथ हमारे जो संबंध थे एक जमाने में काफी मधुर हो रहे थे, 2014 के बाद वो अचानक डोकलाम और उसके बाद गलवान के बाद काफी खराब हो गए हैं। तो उनको भी वापस पटरी पर लाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि NSA जब वहां मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे।
क्योंकि उसमें भी जो गतिरोध चल रहा है उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैप्टन आलोक बंसल और आरती सोनी। एनएसए का ये दौरा महत्वपूर्ण है ब्रिक्स सम्मेलन के लिहाज से भी। एनएसए की ब्रिक्स सम्मेलन होने वाली अगले महीने, और साथ ही जो एक ग्राउंड वर्क है, एक तैयारी है शांति की, बातचीत की, जिसमें भारत की एक मध्यस्थता करते हुए भारत नजर आ रहा है, पहल ले रहा है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे देखेंगे आज की रात यानी कि भारत की सुबह 6 साढ़े 6 बजे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगा प्रेसिडेंशियल डिबेट। क्या होंगे मुद्दे, और तमाम दुनिया की नजर लगी हुई है इस डिबेट पर एक ब्रेक के बाद। और अब नज़र डालते हैं कैसी बहस पर जिस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बात कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट की, जो पहली बार डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगी। ये बहस ये तय करेगी कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान किसके हाथों में होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके बीच ये पहली बार बहस हो रही है। इन्हीं चुनावों में ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक डिबेट हुई थी, पहली डिबेट, लेकिन उसमें बाइडेन ऐसा लड़खड़ाए कि उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और फिर उम्मीदवार बदले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और कमला हैरिस आईं। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी से ये चुनाव जीत लेंगे, वो हावी थे, लेकिन कमला हैरिस के मैदान में उतरने के बाद ही एक नई जान आई है डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंपेन में, और अचानक से जो थकी हारी और सुस्त सी दिखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो रिपब्लिकन पार्टी से कई जगहों पर पॉपुलैरिटी में आगे निकली हुई है। लेकिन कमला हैरिस की इस बढ़त पर अब लगाम सी लग गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हाल के ही सर्वे में दोनों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आई है, बल्कि बहुत सारे स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस थोड़ी आगे हैं। इसलिए आज देर रात यानी कि भारत के समय के मुताबिक सुबह के 6 साढ़े 6 बजे होने वाली इस डिबेट पर बहुत कुछ दांव पर है। आज रात जो बाजी मारेगा वो नवंबर में व्हाइट हाउस की जंग में भी भारी पड़ेगा। ये कमला हैरिस की पहली डिबेट होगी। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बहस में पहले 6 बार हिस्सा ले चुके हैं। कमला हैरिस बिना किसी चुनौती के अपने पार्टी की उम्मीदवार बनी है, इसलिए उन्हें ऐसी डिबेट का तजुर्बा नहीं, जबकि ट्रंप डिबेट में मंझ कर 2016 का चुनाव भी जीते और इस बार बाइडेन पर भी वो भारी रहे। कमला हैरिस के पक्ष में ये बात है कि उनकी उम्र 59 साल है, जबकि ट्रंप 78 साल के हैं। कमला गर्भपात और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाकर ट्रंप को घेरने की कोशिश करेंगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स और अर्थव्यवस्था पर हमला करके कमला हैरिस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। इस डिबेट की क्या अहमियत है, ये बता रही हैं कादम्बिनी शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज एक अहम रात है, जब प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने होंगे। ये दोनों के बीच शायद पहला और आखिरी एक डिबेट हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है और कमला हैरिस काफी देर से इस डिबेट में आई हैं और ट्रंप बड़ी मुश्किल से इस डिबेट के लिए तैयार हुए हैं। ट्रंप पहले भी 6 बार ऐसी डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस भले ही प्रोसिक्यूटर रही हो, लेकिन पहली बार इस तरह से प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा ले रही हैं। दोनों ही माना जा रहा है कि जबरदस्त तैयारी में जुटे हुए हैं। खबरों के मुताबिक ट्रंप जो है वो पॉलिसी पेपर्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पढ़ने में जुटे हुए हैं और परफॉर्मेंस कैसी वो देंगे इसको लेकर वो तैयारी करने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन एक और चीज जो वो पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कर रही हैं वो है सिमुलेटेड डिबेट, यानी मॉक ड्रिल हो रही है। वो पेंसिल्वेनिया में है और उस तरह से ही एक डिबेट के लिए स्टेज तैयार किया गया है। उनके जो सहयोगी हैं वो ट्रंप का रोल अदा करते हैं और मॉक डिबेट होती है। यहाँ तक कि दर्शक भी जैसे आम डिबेट में बैठते हैं उस तरह से पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन किसके पक्ष में फिलहाल क्या है ये भी जानना जरूरी है। कमला 59 साल की हैं और डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के हैं, तो उम्र को लेकर ट्रंप जिस तरह से जो बाइडेन पर, जो कि 81 साल के थे, उन पर जिस तरह से हमला करते थे वो कमला हैरिस पर नहीं कर पाएंगी। लेकिन कमला हैरिस के पास ये मौका है कि वो ट्रंप पर इस तरह का हमला कर सके। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन को लेकर और इकोनॉमी को लेकर ट्रंप तैयार हैं कमला हैरिस पर हमला करने के लिए। जो बाइडेन और कमला हैरिस की सरकार को वो इसको लेकर पहले भी निशाना बनाते रहे हैं।
कमला हैरिस जो है उन्होंने बहुत मजबूत स्टैंड रखा है एबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर, जो उन सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करती हो या किसी भी नस्ल की हो, सबके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। उस पर लोगों को इंतजार रहेगा कि वो किस तरह से बोलती हैं। तो ये अहम एक डिबेट की रात है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। हालांकि ये भी माना जाता है कि डिबेट का बहुत ज्यादा असर वोट्स पर या हार जीत पर नहीं पड़ता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो इस डिबेट पे सभी की नज़र है। भारत के समय के मुताबिक सुबह सवेरे ये डिबेट होगी, अमेरिका की रात होगी। और इस डिबेट में दिलचस्प बात यह है देखने की कि कौन किसके ऊपर हावी होता है। पिछली डिबेट में ट्रंप जो हैं वो बाइडेन पे काफ़ी हावी थे और बाइडेन लड़खड़ा गए थे। अब उम्मीदवार बदल गए हैं तो डिबेट भी कुछ बदलेगी। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।